अभी हमें जनाब सितारों का अहवाल बताने के लिए इरफान कामिल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापस आ गए हैं आप या फिर अभी भी वहीं पर हैं? स्टिल अभी यूएसए में ही हूँ। अच्छा जी, यूएसए में ही है। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी क्या हालात व वाक़यात पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब की वापसी की टिकट तो कट गई है, इलेक्शन भी कहा जा रहा है कि करीब आ रहे हैं, पर कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है। आप क्या हालात देख रहे हैं? हम भी इस बात को अभी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये मैंने पहले भी अभी एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब, उनके लिए जो फिजिबल टाइम है वो अभी 21 अक्टूबर से पहले का है। अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, अगर वो 21 अक्टूबर से लेट आते हैं तो फिर मुझे मुश्किल लगता है कि वो आ सकेंगे टिल फरवरी तक। अच्छा। दूसरी चीज जी, तो उन्होंने तो टिकट कटा ली है 21 अक्टूबर का, तो आप कैसे कह रहे हैं? उनकी तो तैयारियां हो रही है वापसी की। जब मैं कह रहा हूँ कि अगर वो उनके लिए जो फिजिबल टाइम है वो 21 अक्टूबर से पहले का ही है, अगर वो आते हैं। सही। लेकिन उसके बाद हो सकता है वो आएंगे तो अपनी पार्टी कैंपेन्स वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शंस तो नेक्स्ट ईयर पे ही हैं। इलेक्शंस तो अभी कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे हमें। स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर और मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर? मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर, मोस्ट प्रोबेबली द सेकंड फेज जो आपका मार्च के बाद स्टार्ट होगा, उसके अंदर इलेक्शंस प्रोबेबली वो अप्रैल में होगा। सही। महंगाई भी कम होगी या नहीं होगी? महंगाई अब देखें, अभी महंगाई का ये जो टेन्योर है इसमें कम नहीं होगी। ये महंगाई मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे हिसाब से, क्योंकि जब जुपिटर का टाइम आता है जो कि सेजिटेरियस का टाइम है, ऑलमोस्ट वो आता है 21 नवंबर के बाद, उस वक्त ग्रेजुअली थोड़ा सा फिर ये आपका सिचुएशन थोड़ी सी महंगाई की तरफ सेटल होनी शुरू होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। और ये अभी भी जैसे ये डॉलर आप देख रहे हैं, अभी डॉलर और पाक रुपी का जो कन्वर्जन है ये थोड़ा सा डाउन साइड पे अभी जा रहा है। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये है कि ये आफ्टर 21 दिसंबर ये दोबारा ऊपर जाएगा। ये इरफान साहब, हमारी क्रिकेट टीम ने वार्म अप मैचेस में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आगे भी मुझे डर लग रहा है। आप बताएं सितारे क्या कह रहे हैं? देखें, अकॉर्डिंग टू अगर हम टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस आपको जब जब नजर आएगी, जब हम अगर अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी पोजीशंस पे अगर हम बात करते हैं, जब भी मंथ आते हैं, फॉर एग्जांपल जब लिब्रा का टाइम आता है, जब आपका जेमिनी का टाइम आता है, जब आपका टॉरस का टाइम आता है, ये वो टाइम है जिसमें पाकिस्तान की ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस नजर आएगी। अच्छा, अगर आप उस पर बात करते हैं, एज ए कैप्टन बात करते हैं, तो फिर वो कैप्टनसी के ऊपर फिर ये होता है कि जो पर्सन उस वक्त लीड कर रहा होता है तो डिपेंड करता है कि उसका क्या है। लेकिन ओवरऑल जब हम टीम की बात करते हैं तो वो पूरे 11 लोगों के टीम कॉम्बिनेशन प्लस, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है उसके साथ, तो एक्चुअली नाम मैटर करता है कि पाकिस्तान का नाम किस वक्त आके हाईलाइटेड पोजीशन में आता है, लाइमलाइट में आता है। तो वो अब जो टाइम है, ये जो अभी अक्टूबर का जो टाइम चल रहा है, ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान की टीम के लिए। अभी जो आप मैचेस होंगे इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आएगी। सर इंडिया पाकिस्तान के बताएं ना मैच, जो 14 इंडिया पाकिस्तान का जो 14 अक्टूबर को जो मैच है फहीम भाई, वो मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 14 अक्टूबर का मैच बहुत अच्छे तरीके से, ऑलमोस्ट एस्ट्रोलॉजिकली 90% पाकिसान को सपोर्ट करता है ये मैच। बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। अच्छा, वैसे मुझे बात बताइएगा इरफान साहब, 4 बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दुआएं तो चीजों को बदल देती हैं, कोई शक ही नहीं है इसमें। अच्छा, 4 खिलाड़ियों का मैं आपसे पूछूंगी। एक तो बाबर बिल्कुल बाबर आजम, दूसरा हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार जो चाचा है वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और 2 बॉलर्स शाहीन और हारिस, इन चारों का बताएं कि क्या सिचुएशन है? देखें, इसमें जो बाबर आजम है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस आपको अभी अच्छी नजर आएगी, क्योंकि बेसिकली जो बाबर आजम साहब हैं, इनके जो नेम नंबर है दैट इज नंबर 8 नंबर इस वक्त अक्टूबर के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस में नजर आएगा आपको, और इनके आपको हर मैच के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई देगी। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं, अगर इफ्तिखार साहब के ऊपर आते हैं, ये लिटिल बिट थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल पोजीशन में नजर आएंगे, कहीं बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम, लेकिन इनका कोई एक खास बहुत नहीं देखेंगे, आपके एक बहुत बिल्कुल प्रोमिनेंट पोजीशन में नजर आते हैं। थर्ड आ जाते हैं आप शाहीन आफरीदी का आप पूछ रहे हैं। शाहीन एग्जैक्टली बिल्कुल आपको शाहीन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलेगी इस दफा, आपको ऑन बॉलिंग साइड स्पेशली आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से हारिस हैं,
हारिस आपको बॉलिंग साइड पे बहुत अच्छे नजर आएंगे। मैंने बताया ना आपको, इस वक्त पाकिस्तान की टीम ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस में नजर आएगी, बहुत एनर्जेटिक नजर आएगी, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि 90% सपोर्ट करता है, तो दैट मीन्स कि वर्ल्ड कप इस दफा हमारे पास आएगा, उम्मीद रखें। अल्लाह करे। मैं सबको दुआ जरूर करनी चाहिए, अगर बिल्कुल अपनी नियतों के साथ खेलें, ऑनेस्टी के साथ खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सामने रख के खेलें, अपनी जात को हटा दें, तो इंशाअल्लाह ताला जीतने से तो फिर कोई नहीं रोक सकता। जबरदस्त। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताएगा, मैं ये चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान है ना, अब इसके भी सितारे जो हैं वो कुछ चमकने चाहिए। ये जो यहाँ पर लोग यहाँ से बाहर भागने का सोच रहे हैं, माशी तौर पर जो सूरत हाल है, मईशत हमारी जिस तरह, कुछ परेशानी तो है ना हर तरफ, लोगों ने ये उम्मीद निकाली है कि इलेक्शन जब हो जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं, मसला ये है कि असल में लोग हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। हमने देखा होगा ये बड़ा मौजू ज़ेरे बहस रहता है, लेकिन कोई मैन लॉन्ड्रिंग के ऊपर नहीं जा रहा कि कितना ब्रेन ड्रेन हो गया आपकी मुल्क का, कितने लोग यहाँ से चले गए, कितना टैलेंट चला गया यहाँ से, इसके ऊपर किसी की कोई नज़र नहीं है अब तक। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो यहाँ की प्लानिंग्स हैं, जो कि यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिनके हाथों में इख्तियार है। और मैं कहता हूँ कि चलें, ये अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, ये केयर टेकर गवर्नमेंट भी अगर कोई ऐसे स्टेप्स ले लेती है जिसके ऊपर के लोगों को कोई उम्मीद नजर आए। एक्चुअल क्या, लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है, और मैं आपको बताऊं कि ये चीजें डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं। आपका बहुत तेजी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पर, और ये चीज को आप जब तक नहीं रोक सकेंगे जब तक कि आप आगे लोगों को मुस्तकबिल अपना नजर नहीं आएगा। मैं इरफान साहब ये बात नहीं कहती कि भाई ये बंदा हुकूमत में आ जाए, ये जमात हुकूमत में आ जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। मुझे आप पाकिस्तानियों को ये बताइएगा कि वो ऐसा क्या करें कि जो भी आए वो उनके हक में बेहतरीन साबित हो। देखें, सबसे बड़ी जो चीज है ना, पहली चीज तो ये है कि दुआ पहला अमल है। मैं अपने लिए भी करता हूँ, यही दूसरों के लिए कहता हूँ। पहला अमल है दुआ का। दूसरा अमल है कि जो काम करें वो सिद्के दिल से, नेक नियति के साथ करें। दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें इस वक्त नियतों के ऊपर चल रही है। सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ का ड्रॉबैक है कि हम लोग शायद ओवरनाइट किसी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, जिसमें कि जाहिर सी बात है फिर वो अनफेयर मीन्स यूज करने होते हैं। तो नियतों का अमल दखल, दरअसल ये कुरान भी कहता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारे अमल का दारोमदार तुम्हारी नीयत पर है। तो हमें सबसे पहले, और नियतों को सही करने के लिए यकीनन हमें अपने, और सबसे अच्छा इसमें एक सबसे कोर चीज मैं आपको बताऊं तारिक, जो मुझे बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट एक चीज नजर आती है, हम पाकिस्तान के अंदर अपना काम सुबह क्यों नहीं स्टार्ट करते, जिसमें अल्लाह ने कहा है कि तुम अगर सुबह उठ के अपना काम स्टार्ट करो तो तुम्हारी रोजी में बरकत है। दुनिया में काम सुबह स्टार्ट होता है, नहीं होता है तो हमारे मुल्क में नहीं होता कोई भी काम। हमारे मुल्क में दोपहर को स्टार्ट होता है और वो रात 12 बजे तक काम करते हैं। ये सबसे, जब रिस्क बटने का टाइम है उस वक्त आप सो रहे हैं, जब रिस्क चला जाता है उस वक्त आप उठते हैं। ये बड़ी प्यारी बात बताई आपने। पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले सुबह उठें, अल्लाह का जिक्र करके और अपने काम को शुरू करें। आप यकीन करें कि लोगों की तरक्की को फिर कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है, अपनी इसी हैबिट की वजह से जब हम एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं ना कि 8 बजे दुकानें बंद करो, सुबह जल्दी खोलो, तो वो एक शोर मच जाता है कि भाई ये क्या बात हुई, लोग दफ्तरों से वापस आएंगे, रात में खाने के लिए घरों से निकलते हैं फैमिलीज को लेके, आप हमारा कारोबार बंद करा रहे हैं। जब सारे उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो फिर तो नहीं मसला होगा। आपकी कोर है कि आप रिस्क हलाल पे तवज्जो दें। हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूद और रिश्वत के ऊपर चले गए। जिस दिन ये दो चीजों का आप खात्मा कर लेंगे, आपके मुल्क की तरक्की ऐसे होगी जिसमें, क्योंकि अल्लाह की जात उसमें साथ होगी। अभी तो आप अल्लाह से जंग में लगे हुए, अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग में लगे हुए, तो कैसे होगी? सॉरी टू से, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, बट ये रियलिटी है। ये सही कह रहे हैं। बहुत आपने अच्छी बातें बताई हैं इरफान साहब। जीते रहे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच इरफान साहब। और बड़ी वाकई जब रिस्क बटने का टाइम होता है तो हम जनाब सोए होते हैं, फिर हम ये भी गिला करते हैं कि पता नहीं क्या वजह है, किस्मत ही पता नहीं खराब है। ये तो सबसे मायूसी की बात है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए भाई। पहले आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप खुद क्या कर रहे हैं। पहले जब आप ये अपना एनालिसिस करेंगे ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, अपने आप से बातें करें पहले कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ। आपको खुद महसूस होगा गलती यहाँ पे, मुझे पहले ये करना है। और अगर आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वेरी सॉरी टू से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।